हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है लेवल 4 यानी क्लास 12th का 8 अक्टूबर 2024 को। उसमें जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक, उनके आंसर्स के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट इज़ DBMS। ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे DBMS है। नेम सम पॉपुलर DBMS सॉफ्टवेयर। तो DBMS क्या होता है? DBMS स्टैंड्स फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। DBMS इज़ अ सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है दैट हेल्प्स यूज़र, जो यूज़र्स की हेल्प करता है स्टोर, रिट्रीव एंड मैनेज डाटा इन अ डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर करने में, रिट्रीव करने में और मैनेज करने में। DBMS allows users to create, read, update and delete data in the database। DBMS जो है वो यूज़र्स को डाटा को डाटाबेस के अंदर क्रिएट करने में, रीड करने में, अपडेट करने में और डिलीट करने में भी हेल्प करता है। सम DBMS सॉफ्टवेयर्स आर, यानी कुछ DBMS सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे जिनका यूज़ हम डाटाबेस को बनाने के लिए करते हैं। वो हैं MySQL, SQLite, Oracle डाटाबेस, Microsoft SQL सर्वर। क्वेश्चन नंबर 9 इन हिंदी इज DBMS क्या है? कुछ लोकप्रिय DBMS सॉफ्टवेयर्स के नाम बताएं। तो DBMS हमारा जो फुल फॉर्म होती है इसकी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो यूज़र्स को डेटाबेस में डाटा को स्टोर करने में, पुनर्प्राप्त यानी रिट्रीव करने में और प्रबंधित यानी मैनेज करने में मदद करता है। DBMS उपयोगकर्ताओं यानी कि यूज़र्स को डेटाबेस में डाटा को बनाने, उसे पढ़ने, अपडेट करने और उसे हटाने यानी डिलीट करने की अनुमति देता है। कुछ DBMS सॉफ्टवेयर हमारे हैं MySQL, SQLite, Oracle डाटाबेस, Microsoft SQL सर्वर। इनका यूज़ हम डेटाबेस को बनाने के लिए करते हैं। डेटाबेस में हमारे रो और कॉलम होते हैं जिनमें हम डाटा को सेव करते हैं या एंटर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्सप्लेन डिलीट स्टेटमेंट विद सिंटैक्स। यानी जो डिलीट स्टेटमेंट होती है हमारी, उसको सिंटैक्स के साथ हमें एक्सप्लेन करना है। तो डिलीट स्टेटमेंट होती क्या है? द डिलीट स्टेटमेंट इन SQL इज यूज टू रिमूव वन और मोर रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ डाटाबेस टेबल। यानी डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ जो है SQL के अंदर एक डाटाबेस की जो टेबल होती है उसमें से रिकॉर्ड्स को रिमूव करने के लिए यानी डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। रिकॉर्ड्स हमारे जो होते हैं वो रोज़ होती हैं, जितनी भी रो होती हैं जो भी हम सिंटैक्स के अंदर डालेंगे वो सारी रो जो है डिलीट कर देता है। तो इसका बेसिक सिंटैक्स जो है वो है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, यानी डिलीट हमारा कीवर्ड हो गया। फ्रॉम टेबल का नाम लिखेंगे। वेयर कंडीशन, कंडीशन में हम देंगे कि हमें कौन कौन सी रो को डिलीट करना है। सो द वेयर क्लॉज कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जो वेयर क्लॉज है आपका, ये आपका सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ए डिलीट स्टेटमेंट डिलीट्स ऑल रोज इन द नेम्ड टेबल। जो भी टेबल है हमारी, जो भी हमने नाम दिया है उसमें वो सारी रोज को डिलीट कर देगा जो आप कंडीशन में दोगे। इट इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ यूजिंग ड्रॉप टू रिमूव ए टेबल। ये जो है काम करता है जैसे हम ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं किसी टेबल को रिमूव करने के लिए, उसी तरीके से रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए हम डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। हिंदी द क्वेश्चन इज डिलीट स्टेटमेंट को सिंटैक्स के साथ समझाइए। तो डिलीट स्टेटमेंट क्या होती है? SQL में डिलीट स्टेटमेंट का उपयोग डेटाबेस तालिका यानी टेबल से एक या अधिक रिकॉर्ड को हटाने यानी डिलीट करने के लिए किया जाता है। इसका जो सिंटैक्स है वो है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, यानी डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम लिखेंगे, वेयर में कंडीशन देंगे जो जो रो हमें डिलीट करानी है। तो वेयर क्लॉज जो है आपका सरल या जटिल हो सकता है। डिलीट स्टेटमेंट टेबल की सभी रोज को हटा या डिलीट कर देती है या किसी टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप का उपयोग करने के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज गोल सेटिंग। ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी का क्वेश्चन है। तो गोल सेटिंग क्या होता है? गोल सेटिंग इज द प्रोसेस बाय विच यू अचीव आवर गोल। जो भी आप गोल सेट करते हो उसको अचीव करने में गोल सेटिंग आपकी हेल्प करता है। आप अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं और फिर उसे पाने की कोशिश करते हैं। योर गोल कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग। आपका गोल जो है वो
किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, लाइक मनी यानी पैसे से, प्रॉपर्टी, फैमिली, एजुकेशन, बिजनेस, इन सब से रिलेटेड आपका गोल हो सकता है। इसके अलावा भी और किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गोल्स। यहाँ आपके 2 टाइप्स के गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म जो आप लंबी अवधि के लिए प्लान करते हैं, और शॉर्ट टर्म जो छोटी अवधि के लिए प्लान करते हैं। यानी मान लीजिए जैसे कोई गोल आपका 1 हफ्ते का है या फिर 1 महीने का है, और लॉन्ग टर्म में आपका जैसे 1 साल, 2 साल या 3 साल या उससे भी ज़्यादा आपका जो गोल है वो सेट हो सकता है। तो इन हिंदी क्वेश्चन इज, लक्ष्य निर्धारण क्या है? तो लक्ष्य निर्धारण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी उसके लिए हम पहले अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, फिर उसको प्राप्त करने के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। आपका लक्ष्य किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकता है, जैसे कि धन, संपत्ति, परिवार, शिक्षा, व्यवसाय आदि। लक्ष्य 2 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कम अवधि का, और लॉन्ग टर्म ज़्यादा अवधि का। नंबर 12 इज एक्सप्लेन रीड एंड राइट मेथड इन पाइथन। पाइथन में जो रीड और राइट मेथड होते हैं उनके बारे में बताना है। ये मेथड जो होते हैं आपके पाइथन के अंदर, जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें जो फाइल हैंडलिंग होती है, फाइल को हैंडल करने के लिए हम इन मेथड्स का यूज़ करते हैं। सो इन पाइथन द रीड एंड राइट मेथड्स आर कॉमनली यूज फॉर फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग के लिए यूज़ होते हैं। रीड मेथड क्या होता है? द रीड मेथड इज यूज टू रीड द कंटेंट्स ऑफ ए फाइल। यानी फाइल के अंदर जो कंटेंट्स है, जो डाटा है, उसको रीड करने के लिए हम रीड मेथड का यूज़ करते हैं। यू कैन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ बाइट्स टू रीड। आप जो है किसी भी कंटेंट को रीड करने के लिए नंबर ऑफ बाइट्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर रीड द एंटायर फाइल एट वंस, या फिर एक बार में पूरी फाइल को रीड कर सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है फाइल डॉट रीड साइज। यानी यहाँ पर फाइल, आपकी फाइल का नाम आ जाएगा, डॉट रीड आपका रीड ऑपरेशन हो गया, और साइज इसका जो बाइट्स आप प्रोवाइड कराएंगे कि इतनी बाइट्स हमें जो है एक बार में रीड करनी है। सो राइट मेथड क्या होता है? ये द राइट मेथड इज यूज टू राइट डाटा टू ए फाइल। एक फाइल में अगर हमें कोई डाटा लिखना है तो उसके लिए हम राइट मेथड का यूज़ करते हैं। इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, इट विल बी क्रिएटेड, उसको हम बनाते हैं। अगर हमें इसमें जो है हम किसी फाइल में डाटा को ओवरराइट भी कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स होता है फाइल डॉट राइट डाटा। यानी फाइल, जो फाइल का नाम है, राइट हमारा ऑपरेशन हो गया, और डाटा, जो भी डाटा हम फाइल के अंदर एंटर करना चाहते हैं उसे इन ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे। विधि को समझाइए। तो पाइथन में पढ़ने यानी रीड करने और लिखने यानी राइट करने के तरीके फाइल प्रबंधन यानी फाइल मैनेज के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं। ये तरीके आपको फाइलों से पढ़ने और उनमें लिखने की सुविधा देते हैं। पढ़ने की विधि क्या है? यानी रीड मेथड। पढ़ने की विधि का उपयोग किसी फाइल की सामग्री यानी जो कंटेंट है उसके अंदर जो डाटा है उसको पढ़ने के लिए किया जाता है। आप पढ़ने के लिए बाइट्स की संख्या निर्दिष्ट यानी स्पेसिफाई कर सकते हैं, या एक बार में पूरी फाइल को पढ़ सकते हैं। टेक्स्ट जो होता है रीड मेथड का वो होता है फाइल डॉट रीड साइज, यानी फाइल का नाम, रीड ऑपरेशन, देन ब्रैकेट्स के अंदर आप साइज देंगे कि कहाँ से कहाँ तक या कितने बाइट्स की फाइल आपको एक बार में पढ़नी है। फिर आता है हमारा लिखने की विधि यानी राइट मेथड। तो लिखने की विधि का उपयोग किसी फाइल में डेटा को लिखने के लिए किया जाता है। यदि फाइल हमारी मौजूद नहीं है तो इसे हम नए तरीके से क्रिएट करेंगे यानी बनाएंगे। इसका सिंटैक्स होता है फाइल डॉट राइट डाटा, यानी फाइल का नाम, राइट हमारा ऑपरेशन हो गया, डाटा, जो भी डाटा आपको फाइल के अंदर लिखना है उसको यहाँ पर हम एंटर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इज हाउ स्प्रेडशीट इज प्रोटेक्टेड यूजिंग पासवर्ड, यानी पासवर्ड का यूज़ करके हम एक स्प्रेडशीट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ओपन द स्प्रेडशीट, देन गो टू द फाइल मेन्यू। सबसे पहले स्प्रेडशीट ओपन करेंगे, फिर फाइल मेन्यू पर जाएंगे जो कि आपका लेफ्ट टॉप कॉर्नर में होता है। उसके बाद इन द साइड बार सेलेक्ट इन्फो के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, देन क्लिक ऑन प्रोटेक्ट वर्कबुक। उसके बाद क्लिक करेंगे प्रोटेक्ट वर्कबुक के ऑप्शन पर, देन चूज एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। तो चूज़ करेंगे एनक्रिप्ट विद पासवर्ड को। एनक्रिप्ट का मतलब होता है कि उसकी लैंग्वेज को चेंज कर देना, यानी कोड्स में कन्वर्ट कर देना। उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग एक पासवर्ड सेट करेंगे जो कि नंबर्स, लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का मिक्सअप होगा।
जिससे कि उसको आसानी से कोई क्रैक ना कर सके। उसके बाद सेव द वर्कबुक टू अप्लाई द पासवर्ड प्रोटेक्शन, यानी वर्कबुक को सेव कर देंगे जिससे कि हमारा जो पासवर्ड प्रोटेक्शन है वो अप्लाई हो जाए। तो क्वेश्चन इन हिंदी इज, पासवर्ड का उपयोग करके स्प्रेडशीट को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। तो इसके स्टेप्स हैं, सबसे पहले स्प्रेडशीट को खोलें, फिर फाइल मेन्यू पर जाएं, उसके बाद साइड बार में जानकारी यानी इन्फो को चुनें, उसके बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करें, फिर पासवर्ड से एनक्रिप्ट करें, उसको सेलेक्ट करें, फिर एक पासवर्ड को सेट करें जो भी कॉम्बिनेशन आपको लेना है। उसके बाद पासवर्ड सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन को लागू करने के लिए जो वर्कबुक है हमारी उसको हमें सेव कर देना है। क्वेश्चन नंबर 14 इज एक्सप्लेन डिफरेंट कीज इन रिलेशनल डाटाबेस, यानी रिलेशनल डाटाबेस में आपकी जो कीज यूज होती हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो इन अ रिलेशनल डाटाबेस कीज आर एसेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग डाटा रिलेशनशिप्स, यानी रिलेशनल डाटाबेस के अंदर आपके जो डाटा है टेबल्स के अंदर उनके रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए और उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए हम कीज़ का यूज़ करते हैं। तो कीज़ कौन कौन सी हैं आरडीबी में, रिलेशनल डाटाबेस में? तो हमारी प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है, कैंडिडेट की होती है, ऑल्टरनेट की होती है और एक कंपोजिट की भी होती है। प्राइमरी की क्या होती है? ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, यानी एक टेबल के अंदर हर एक कई सारे कॉलम होते हैं, तो कुछ कॉलम ऐसे होते हैं जिनकी सारी रोज़ की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, यूनिक होती है, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती, तो वो प्राइमरी की के अंदर आता है। कैन नॉट बी नल एंड मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज़, तो प्राइमरी की बनने के लिए किसी भी कॉलम को जो है उसमें कोई भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, यानी सारी एंट्रीज़ भरी हुई होनी चाहिए और सारी की सारी यूनिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में यूज़र नाम की हमने कोई टेबल बनाई, तो यूज़र आईडी जो है वो हमारी प्राइमरी की हो सकती है, क्योंकि अगर एक टेबल में अगर हमारी 10 एंट्रीज़ हैं तो उसमें 10 के 10 यूज़र्स की जो आईडी हैं वो अलग अलग होंगी। नेक्स्ट इज़ फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है? ये हमारी जो है दो टेबल्स के बीच में होती है। ए फील्ड और कलेक्शन ऑफ फील्ड्स इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल, यानी एक टेबल की जो फर्स्ट टेबल की हमारी कोई की है, वो कोई भी कैंडिडेट की है, वो हमारी सेकंड टेबल की प्राइमरी की होगी। फॉरेन की जो है वो हमारी दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लिश करती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए इन एन ऑर्डर टेबल, एक हमारी कोई ऑर्डर्स नाम की टेबल है और एक यूज़र्स नाम की टेबल है, तो जो यूज़र आईडी माइट बी अ फॉरेन की लिंकिंग टू द यूज़र आईडी इन द यूज़र्स टेबल, यानी ऑर्डर्स वाली टेबल में भी हमारी यूज़र आईडी वाला कॉलम है और यूज़र्स वाली टेबल में भी हमारा जो है यूज़र आईडी वाला कॉलम है। तो हमारा जो सेकंड टेबल है ऑर्डर्स वाली, उसमें हमारी यूज़र आईडी प्राइमरी की होगी। नेक्स्ट है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है? ए फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स दैट कैन क्वालिफाई एज अ प्राइमरी की, यानी प्राइमरी की के लिए जो क्वालिफाई करती हैं उनको हम कैंडिडेट कीज बोलते हैं, उनमें से ही हम किसी एक को जो है प्राइमरी की बना देते हैं। मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज़ एंड कैन नॉट बी नल, तो ये भी जो है इसमें यूनिक वैल्यूज़ होनी चाहिए और कोई भी जो वैल्यू है वो हमारी नल नहीं होनी चाहिए, हर एक में कुछ ना कुछ एंट्री होनी चाहिए। देन ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की क्या होती है? एनी कैंडिडेट की दैट इज़ नॉट चोजन एज द प्राइमरी की, यानी वो कोई भी ऐसी कैंडिडेट की जिसको प्राइमरी की के लिए वो परफेक्टली एलिजिबल है लेकिन उसको प्राइमरी की नहीं बनाया गया, तो वो हमारी ऑल्टरनेट की होती है। जैसे कि यूज़र आईडी और हमारी जो है आधार कार्ड है, तो वो हमारी दोनों प्राइमरी की के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही प्राइमरी की बनेगी और दूसरी जो है अल्टरनेट की हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ ईमेल इज़ अ कैंडिडेट की बट यूज़र आईडी इज़ द प्राइमरी की, द ईमेल इज़ एन अल्टरनेट की, तो यूज़र आईडी अगर हमारी जो है प्राइमरी की है तो ईमेल हमारी क्या होगी? अल्टरनेट की होगी। एक और की है कंपोजिट की। कंपोजिट की में क्या होता है कि जब प्राइमरी की कभी कभी एक फील्ड को ना बना करके कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड को बनाते हैं तो उसको हम कंपोजिट की बोलते हैं। सो इन हिंदी क्वेश्चन इज रिलेशनल डेटाबेस के विभिन्न कुंजियों यानी कीज़ की व्याख्या करें। तो रिलेशनल डेटाबेस में कीज़ डेटा संबंधों की पहचान और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण होती है, यानी डेटा हमारा किस
टाइप का है और उसे कैसे मैनेज करना है, ये सब जो है हमारी कीज़ के द्वारा पॉसिबल होता है। तो कुछ प्रमुख प्रकार की कीज़ हमारी हैं रिलेशनल डेटाबेस में, वो है प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, कंपोजिट की। फर्स्ट इज प्राइमरी की हमारी जो है टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड की एक यूनिक पहचानकर्ता होती है, यानी यूनिक वैल्यू जो होती है उसको प्राइमरी की बनाते हैं हम। जिस फील्ड में यूनिक वैल्यूज़ होती हैं जैसे कि यूज़र आईडी, इसमें नल वैल्यू नहीं हो सकता, इसके सभी वैल्यू जो है यूनिक होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा यूज़र्स टेबल में यूज़र आईडी जो है प्राइमरी की हो सकती है। सेकंड इज़ फॉरेन की क्या होती है, ये दो टेबल्स के बीच में काम करती है। एक टेबल में एक फील्ड जो दूसरी टेबल के प्राइमरी की को रेफर करता है, यानी एक पहली वाली टेबल में एक फील्ड है, वो दूसरी वाली टेबल में प्राइमरी की है तो वो पहले वाली टेबल को रेफर करेगा। यह दोनों टेबल्स के बीच में संबंध स्थापित करता है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स टेबल में यूज़र आईडी एक फॉरेन की हो सकती है, जो यूज़र्स टेबल के में यूज़र आईडी जो है प्राइमरी की है। नेक्स्ट इज कैंडिडेट की। तो एक फील्ड जो प्राइमरी की के रूप में योग्य हो सकता है उसको कैंडिडेट की बोलते हैं। उदाहरण के लिए प्रोडक्ट्स टेबल में प्रोडक्ट आईडी और SKU दोनों कैंडिडेट की हो सकती हैं हमारी। ऑल्टरनेट की क्या होती है कि कोई भी कैंडिडेट की जो प्राइमरी की के रूप में नहीं चुनी जाती, यानी कि जैसे कि प्रोडक्ट्स टेबल में हमारी जो प्रोडक्ट आईडी और SKU दोनों कैंडिडेट की हैं, तो इनमें से अगर हम प्रोडक्ट आईडी को जो है वो चुन लेते हैं अपनी प्राइमरी की, तो SKU जो है वो हमारी ऑल्टरनेट की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा ऑप्शनल वाला क्वेश्चन था वो था एक्सप्लेन सेलेक्ट स्टेटमेंट एंड ऑल्टर कमांड विद सिंटैक्स। ये हमारी जो है SQL के अंदर यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे। द सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्वेरी एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स इन अ डाटाबेस। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ हम करते हैं डाटाबेस से, एक या एक से ज़्यादा टेबल से डाटा को क्वेरी करने के लिए और उसको रिट्रीव करने के लिए। यू कैन स्पेसिफाई विच कॉलम टू रिट्रीव, फिल्टर रिकॉर्ड्स एंड परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस। आप जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन से कॉलम को हमें रिट्रीव करना है, कौन सा रिकॉर्ड हमें फ़िल्टर करना है और कौन कौन से ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं डेटा के ऊपर। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट्स का जो सिंटैक्स है हमारा वो है सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, यानी जो भी आपको कॉलम सेलेक्ट करने हैं उनके नाम हम इसमें देंगे। फ्रॉम टेबल नेम, यानी टेबल का नाम जो है उसका नाम लिखेंगे। वेयर कंडीशन, वेयर में कंडीशन डालेंगे कि हमें जैसे कि मान लीजिए एम्प्लॉयज़ हैं तो इस नाम के एम्प्लॉय चाहिए या इतने से लेकर इतने तक चाहिए, या जिनकी सैलरी 10,000 से ऊपर है या 18,000 से नीचे है उनकी चाहिए। ऑर्डर बाय कॉलम 1 कॉलम नेम, यानी जो कॉलम्स आपने दिए हैं तो उसमें आप एक ऑर्डर बाय का क्लॉज भी ऐड कर सकते हो। सेकेंड है आपकी ऑल्टर कमांड। तो ऑल्टर कमांड इज यूज टू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज अ टेबल, यानी टेबल में जो डाटाबेस में जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए ऑल्टर कमांड का यूज़ किया जाता है। यू कैन ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम्स इन अ टेबल। तो टेबल के अंदर जो आपके कॉलम हैं उनको आप ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो। इसका जो सिंटैक्स है वो है ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, यहाँ टेबल का नाम देंगे, ऐड कॉलम नेम देन डाटा टाइप, यानी कॉलम का नाम और किस डाटा टाइप का जो है आपका कॉलम है उसको स्पेसिफाई करेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन इन हिंदी इज सेलेक्ट स्टेटमेंट और ऑल्टर कमांड को सिंटैक्स के साथ समझाएं। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट का उपयोग डेटाबेस की एक या अधिक टेबल से डेटा को क्वेरी करने और पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आप यह स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन से कॉलम को प्राप्त करना है, रिकॉर्ड को फिल्टर करना है और विभिन्न ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं आपको। सिंटैक्स आपका वही है, सबसे पहले सेलेक्ट कीवर्ड को लिखेंगे, उसके बाद कॉलम के नाम लिखेंगे, उसके बाद फ्रॉम में टेबल का नाम लिखेंगे, फिर वेयर में कंडीशन देंगे कि कौन कौन से कॉलम कौन कौन सा डेटा आपको चाहिए। उसके बाद ऑर्डर बाय भी लिख सकते हैं आप, उसमें कॉलम 1 कॉलम 2, यानी कॉलम पहले वाला कॉलम पहले आना है या बाद में आना है, उस तरीके से आप ऑर्डर बाय का यूज़ करके उसको कर सकते हो। ऑल्टर कमांड का उपयोग मौजूदा डेटाबेस ऑब्जेक्ट जैसे टेबल को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है, यानी जो आपका एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं
उसमें टेबल को आप मॉडिफाई कर सकते हो, उसके अंदर जो भी डाटा है आप टेबल के कॉलम जोड़ सकते हैं, यानी टेबल के अंदर आप नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स जो है वो आपका ऑल्टर देन टेबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद ऐड कॉलम नेम डाटा टाइप, अगर आपको कॉलम ऐड करना है तो ऐड यूज़ करोगे, डिलीट करना है तो डिलीट कॉलम नेम डाटा टाइप यूज़ करोगे, उसके बाद अगर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कॉलम नेम, ये आप जो है उसमें मेंशन करोगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सप्लेन बबल शॉर्ट। तो हम इसमें बबल शॉर्ट के बारे में समझेंगे। तो बबल शॉर्ट क्या होता है? बबल शॉर्ट इज द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट वर्क्स बाय रिपीटेडली स्वैपिंग द एडजेसेंट एलिमेंट्स इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। तो बबल शॉर्ट एक सिंपल सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। शॉर्टिंग क्या होती है कि आपको जो लिस्ट दी गई है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है, तो ये उसी पर काम करता है। ये जो है आसपास के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको चेक करता है और उनको फिर ये जो है अगर पहले वाला छोटा है लास्ट का बड़ा है, या फिर उनको देख करके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको स्वैप कर देता है, यानी आपस में इंटरचेंज कर देता है। हाउ बबल शॉर्ट वर्क्स? सबसे पहले कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट्स, ये कंपेयर करेगा आसपास के दो एलिमेंट्स को, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा। कंपेयर द फर्स्ट टू एडजेसेंट एलिमेंट्स, जो पहले दो एडजेसेंट एलिमेंट्स होंगे उनको कंपेयर करेगा। उसके बाद स्वैप इफ नेसेसरी, अगर ज़रूरत होगी। इफ़ द फर्स्ट एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन द सेकंड एंड स्वैप देम, अगर पहला एलिमेंट जो है नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा होगा तो उनको आपस में स्वैप करेगा। थर्ड स्टेप इज मूव टू नेक्स्ट पेयर। तो जब स्वैप हो जाएगा तो उसके बाद ये नेक्स्ट पेयर पर जाएगा, यानी मूव टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट्स एंड रिपीट द कंपैरिजन एंड स्वैप इफ नेसेसरी, यानी नेक्स्ट पेयर पे जाएगा, उनको दोनों को कंपेयर करेगा। अगर अगेन जो है पहले वाला एलिमेंट है वो ग्रेटर देन होगा नेक्स्ट से, तो फिर उनको स्वैप करेगा। उसके बाद रिपीट फॉर एंटायर लिस्ट, जब तक कि पूरी लिस्ट आपकी जो है शॉर्टेड नहीं हो जाती है, जब तक ये इन तीनों स्टेप्स को जो है कंटिन्यू रिपीट करता रहेगा। रिपीट पासिस द प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर द एंटायर लिस्ट अंटिल द लिस्ट इज सॉर्टेड। तो ये जो प्रोसेस है वो रिपीट होती रहेगी जब तक लिस्ट पूरी सॉर्टेड नहीं होती, यानी इसमें एक पास में ही पूरे फर्स्ट से लेकर एंड तक जो है सारे एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाता है और उनको अगर ज़रूरत होती है तो स्वैप किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पास चलता है उसी तरीके से जब तक लिस्ट पूरी सॉर्ट नहीं हो जाती है, जब तक आपके पासेस जो हैं वो चलते रहते हैं। जैसे कि एक लिस्ट दी हुई है, इसमें 5, 1, 4, 2, 8, तो इनको 5 एलिमेंट्स हैं हमारे, तो इनको हमें शॉर्ट करना है। तो फर्स्ट पास में क्या होगा, पहले 5 और 1 हमारा जो है कंपेयर होगा। 5 बड़ा है 1 से तो इसको स्वैप कर दिया जाएगा। फिर अगले स्टेप में इसको नेक्स्ट को 5 को 4 के साथ कंपेयर किया जाएगा। 5 अगेन बड़ा है, फिर इनको स्वैप कर दिया जाएगा। उसके बाद 5 और 2 का कंपैरिजन होगा, तो फिर 5 बड़ा है तो फिर इनको स्वैप कर दिया जाएगा। देन उसके बाद 5 और 8 का कंपैरिजन होगा। 5 छोटा है 8 से तो इसमें स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं होती। फिर दोबारा से सेकंड पास चलेगा, फिर से स्टार्टिंग से 1 और 4 का कंपैरिजन होगा। 1 छोटा है 4 बड़ा है, तो ये एज इट इज़ रहेंगे, स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर 4 और 2 का कंपैरिजन होगा। 4 बड़ा है 2 छोटा है, तो फिर इनको स्वैप करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 4 पीछे चला जाएगा। फिर 4 और 5 का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे भी स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर 5 और 8 का कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पे भी हमें जो है स्वैप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 छोटा है 8 बड़ा है। इसी तरीके से थर्ड पास में फिर से हम स्टार्टिंग से कंपैरिजन करेंगे, तो फर्स्ट कंपैरिजन में स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 छोटा है 2 बड़ा है। उसके बाद 2 और 4 का कंपैरिजन है, तो उसमें भी 2 छोटा है 4 बड़ा है, तो स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर थर्ड स्टेप में 4 और 5 का कंपैरिजन करेंगे तो उसमें भी स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर 5 और 8 का कंपैरिजन करेंगे तो उसमें भी हमें स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारी जो लिस्ट है वो शॉर्ट हो गई है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट। तो क्वेश्चन इन हिंदी, बबल शॉर्ट को समझाने के लिए प्रोग्राम लिखें। तो इसमें हम बबल शॉर्ट को समझेंगे। बबल शॉर्ट होता क्या है? बबल शॉर्ट एक सरल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो आसन्न यानी एडजेसेंट एलिमेंट, जो आसपास के एलिमेंट्स होते हैं
उनको गलत क्रम में होने पर बार बार स्वैप करके काम करता है। यानी अगर पहले बड़ा है बाद में छोटा है तो उनको स्वैप करता है और उनको सही पोजीशन पर लाता है। तो बबल सॉर्ट कैसे काम करता है? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है समांतर एलिमेंट्स की तुलना करें। यानी जो भी आपके एलिमेंट्स हैं एडजेसेंट एक आसपास के, उनकी तुलना करेंगे, उसके बाद उनको जो है स्वैप कर देंगे। ज़रूरत पड़ने पर स्वैप करें। यदि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है तो उसको हम स्वैप करेंगे। स्टेप है हमारा, अगले जोड़े पर जाएं यानी नेक्स्ट पेयर पर जाएंगे, वहाँ के एलिमेंट्स को फिर कंपेयर करेंगे एक दूसरे से, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको स्वैप करेंगे। फिर फोर्थ स्टेप है आपका पूरी लिस्ट के लिए दोहराएं। यानी 5 एलिमेंट है अगर हमारी लिस्ट में तो पाँचों के साथ हमें जो कंपैरिजन करना है और फिर सेकंड पास में जाना है। उसके बाद पास दोहराएं। यानी जब फर्स्ट पास कंप्लीट हो जाता है तो हम नेक्स्ट पास में स्टार्टिंग के एलिमेंट से ही कंपैरिजन को करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर एक लिस्ट ली है, 5 एलिमेंट्स हैं, उनमें 5, 1, 4, 2, 8। तो फर्स्ट पास में हमने स्टार्टिंग के एलिमेंट से स्टार्ट किया। तो पहले 5 और 1 का कंपैरिजन किया। 5 बड़ा है 1 से, तो 5 को पीछे ले गए, 1 को आगे ले आए, स्वैप कर दिया उनको। फिर 5 और 4 का कंपैरिजन किया। उसी तरह फिर 5 और 2 का कंपैरिजन किया। फिर 5 और 8 का कंपैरिजन किया। यानी जब तक हमारा जो है पहले वाला एलिमेंट दूसरे वाले से बड़ा आएगा तो उनको हम इंटरचेंज कर देंगे, स्वैप कर देंगे, उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड पास स्टार्ट हो गया। उसमें भी हम फर्स्ट एलिमेंट से ही कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। तो 1 और 4 का कंपैरिजन किया, उसमें स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर 4 और 2 का किया तो इसमें हमें स्वैपिंग की ज़रूरत है। उसके बाद 4 और 5 का किया तो इधर भी स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 4 छोटा है 5 बड़ा है। उसके बाद 5 और 8 का कंपैरिजन करेंगे तो 5 छोटा है 8 बड़ा है, तो भी हमें कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है। फिर हम जाएंगे थर्ड पास पे। तो थर्ड पास में भी हम स्टार्टिंग के एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो 1 और 2 का कंपैरिजन किया तो यहाँ पर भी स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है। 2 और 4 का किया, यहाँ पर भी नहीं है क्योंकि 2 छोटा है और 4 जो है वो बड़ा है। उसके बाद 4 और 5 का हमने कंपैरिजन किया तो ये भी हमारा जो है स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं होगी इसी में। तो इस तरीके से हमारी लास्ट में जो है लिस्ट हमें शॉर्टेड मिल जाएगी असेंडिंग ऑर्डर में। सो इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन था हमारा 15th का, वो है राइट कंपैरिजन बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस। तो फाइल सिस्टम और डीबीएमएस के बीच में हमें कंपैरिजन करना है। तो फाइल सिस्टम क्या है? हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड है डाटा को स्टोर करने का कंप्यूटर के अंदर, और डीबीएमएस जो है वो हमारा मॉडर्न वे है टू क्रिएट एंड मैनेज डाटाबेस। सेकेंड जो कंपैरिजन है वो हमारा इन फाइल सिस्टम लॉट ऑफ रिडंडेंट डाटा, यानी डुप्लीकेट डाटा बहुत होता है फाइल सिस्टम में। देयर इज़ नो डाटा रिडंडेंसी इन डीबीएमएस सिस्टम, यानी डुप्लीकेसी जो है वो नहीं होती या कम हो जाती है डीबीएमएस सिस्टम में। तो थर्ड पॉइंट इज इन फाइल सिस्टम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनिपुलेट एंड स्टोर द डाटा। जो फाइल सिस्टम है उसमें डाटा को मैनिपुलेट करना, उसमें चेंजेस करना और उसको स्टोर करना जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। डीबीएमएस सिस्टम में इंसर्शन करना, डिलीशन करना और मॉडिफिकेशन करना थोड़ा इजी होता है एसक्यूएल का यूज़ करके। फोर्थ पॉइंट है आपका इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सिक्योर डाटा अंडर द फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में डाटा को सिक्योर करना बहुत मुश्किल होता है और जो डीबीएमएस में डाटा जो है हमारा वो सिक्योर होता है। फिफ्थ पॉइंट इज फाइल सिस्टम लेड टू एन अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी फाइल सिस्टम में जो है अनऑथराइज्ड एक्सेस, आपकी बिना मर्जी के भी आपके डाटा को एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन डीबीएमएस सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो वेरी डिफ़िकल्ट होती है। सिक्स्थ पॉइंट इज़ देयर इज़ नो कंकरेंट एक्सेस ऑफ डाटा इन फाइल सिस्टम, यानी लगातार एक्सेस हम नहीं कर सकते हैं डाटा की फाइल सिस्टम के अंदर, एक टाइम पर एक ही फाइल को हम एक्सेस कर सकते हैं। देयर इज़ कंकरेंट एक्सेस इन डीबीएमएस सिस्टम, डीबीएमएस सिस्टम में कंकरेंट एक्सेस अवेलेबल होता है। तो सेवंथ पॉइंट इज़ देयर इज़ नो डाटा रिकवरी एंड बैकअप ऑफ डाटा, फाइल सिस्टम के अंदर डाटा का बैकअप या रिकवरी पॉसिबल नहीं होती। डीबीएमएस के अंदर जो है बैकअप फॉर डीबीएमएस सिस्टम होता है। पॉइंट नंबर 8 है आपका द डाटा इन फाइल सिस्टम इज़ वेरी इनकन्सिस्टेंट, जो फाइल सिस्टम में डाटा होता है वो इनकन्सिस्टेंट होता है, निश्चित नहीं होता है। द डाटा इन डीबीएमएस सिस्टम इज़ इन कंसिस्टेंट मैनर, डीबीएमएस के अंदर डाटा जो है वो आपका कंसिस्टेंट होता है। क्वेश्चन इन हिंदी इज
फाइल सिस्टम और DBMS के बीच तुलना लिखें या करें। तो फाइल सिस्टम और DBMS के बीच में तुलना इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट इज यह कंप्यूटर में डेटा फाइलों को स्टोर करने का पारंपरिक तरीका है और DBMS जो है वो आधुनिक तरीका है। फाइल सिस्टम में बहुत सारा अनावश्यक डेटा होता है, यानी डुप्लीकेट डेटा होता है, रिडंडेंट डेटा होता है जिसका यूज़ नहीं होता। DBMS में कोई भी डेटा अनावश्यक डेटा नहीं होता है, क्योंकि इसमें रिडंडेंट डाटा होता है, इसमें आप नहीं ऐड कर लेना। तो थर्ड पॉइंट इज फाइल सिस्टम में डेटा को मॉडिफाई करना और स्टोर करना मुश्किल होता है। DBMS सिस्टम में मॉडिफिकेशन SQL का यूज़ करके होता है, तो वो ईजी हो जाता है। फाइल सिस्टम में डेटा सुरक्षित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन DBMS सिस्टम में डाटा हमारा जो है वो सुरक्षित रहता है। सो फिफ्थ पॉइंट इज फाइल सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस शामिल है, यानी आपकी बिना मर्जी के, बिना इजाज़त के कोई भी आपके डाटा को जो है एक्सेस कर सकता है। DBMS सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस बहुत मुश्किल है। फाइल सिस्टम में डेटा की कोई कंकरेंट एक्सेस नहीं होती, DBMS सिस्टम में कंकरेंट एक्सेस होती है। कोई डेटा रिकवरी या डेटा का बैकअप नहीं होता फाइल सिस्टम में। DBMS सिस्टम में बैकअप होता है, आप डाटा का जो है बैकअप ले सकते हो। फाइल सिस्टम में डेटा बहुत इनकंसिस्टेंट होता है और DBMS सिस्टम में डेटा जो है वो कंसिस्टेंट तरीके से होता है। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोज़ के लिए।